हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताने वाला हूं स्टॉक मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जीएसटी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करके 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझ में ही नहीं आया था कि आखिर जीएसटी है क्या, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और किस तरीके से इसके टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे। और आज जब 10 साल हो गए हैं तब भी ये क्लियर नहीं है कि आखिर जीएसटी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी के कंसेप्ट को समझने के लिए बार बार मीटिंग करते रहती हैं और इनके एजेंडा भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि जितने भी एजेंडा हैं सारे के सारे क्लियर हुए हों। जीएसटी के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाती है किसी न किसी एजेंडा में, क्योंकि इंडिया में जीएसटी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। और अगर आपको इस चीज के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर इस चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो वाइन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन आप वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इंडिया की सबसे बड़ी वाइन मेकिंग कंपनी सुला विनयार्ड का आईपीओ आ चुका था और आने वाले 3 से 4 दिनों में इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हैं आईपीओ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर तो डेफिनेटली आपको सुला विनयार्ड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ। इंडिया में वाइन का कंजम्पशन करने वालों का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है और इतने बड़े नंबर की वजह से इस कंपनीज के प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप काफी अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। शेयर मार्केट में जब भी कोई नया नया इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले ये कहता है कि राकेश झुंझुनवाला ने कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, विजय केडिया ने कौन से कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं और उन्होंने जिन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि एक या दो कंपनीज के शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करना अच्छी बात नहीं है। इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने खुद के लिए तो आपको रिसर्च करनी है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में शेयर्स परचेज करते हैं। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपका खुद का रिसर्च जरूर करना है। और अगर आपको जानना है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये जानने के लिए मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला वो लोग जो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब मार्केट से शेयर्स को परचेज करते हैं, और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। अब दोनों तरीके के इन्वेस्टर अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं और उन्हें अपनी अपनी जगह पर प्रॉफिट्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड टाइप के इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने की सबसे खास अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, क्योंकि मंडे से एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 350 रुपए के आसपास रखी गई है और तो और इस कंपनी का ग्रे मार्केट करंटली 7 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मंडे को एक और कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज। केफिन टेक्नोलॉजी भी एक फिनटेक कंपनी है जिसके आईपीओ की ओपनिंग होने वाली है 19th ऑफ दिसंबर से, और इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट होने वाली है 21st ऑफ दिसंबर। इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम की वैल्यू चल रही है 4 रुपीज। जैसे इस आईपीओ के एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वैसे ही ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इंक्रीज होते जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट के रेप्यूटेड रिसर्च एनालिस्ट ने यह कहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट में रेसेशन बहुत ज्यादा तेजी से हिट करेगा और स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरेगी। लेकिन वहीं पर 5 पैसा की एक रिसर्च रिपोर्ट का यह कहना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है 2023 में तो दो मेजर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है बैंकिंग का सेक्टर और सेकंड नंबर पर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में इन दोनों सेक्टर्स के शेयर्स की प्राइस जो है वो बहुत तेजी से गिरने लगेगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा डाउनफॉल भी इन दो सेक्टर्स में आएंगे। तो अगर आप ऐसे डाउनफॉल वाले मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं इन दोनों सेक्टर में तो आने वाले टाइम पीरियड यानी कि साल 2024 तक आप बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न्स कमाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। दुनिया भर में महंगाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में रेपो रेट को इंक्रीज करते जा रही है। तो जैसे जैसे मार्केट में रेपो रेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे मार्केट में बैंक्स में लिक्विडिटी खत्म होती है। तो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के
लिए बैंक्स क्या करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं ताकि कस्टमर जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखे या फिक्स डिपॉजिट करवाएं। और हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स के लिए एचडीएफसी बैंक ने सेविंग अकाउंट पर जीरो फी वाली फैसिलिटी को अनाउंस किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम अकाउंट बैलेंस से कम हो जाती है, तब भी यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे बैंक है जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर बहुत ही ज्यादा चार्ज करते हैं। ये चार्जेस वेरी करते हैं 250 रुपीज से लेकर 730 रुपीज के आसपास। तो इसके रिगार्डिंग में आपका ओपिनियन क्या कहता है कि बैंक की पॉलिसी कैसी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब भी इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट क्रैश करने वाला है तो सबसे पहले बैंक्स को प्राइवेटाइज करते हैं, क्योंकि जब भी कंट्री की इकोनॉमी में क्राइसिस आता है तो सबसे पहले बैंकिंग का बिजनेस ही ठप पड़ता है। तो बैंकिंग के बिजनेस को लॉस होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इसी की वजह से सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को प्राइवेटाइज करती है। और हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा और इसके ऑपरेशंस को प्राइवेटली मैनेज किया जाएगा। अगर आपने बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या स्पेशली आईडीबीआई बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में बैंकिंग के शेयर्स की वैल्यू गिरने लगी। अगर आप लोग जियो की सिम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि अगर आप जियो की सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं भी करते हैं तो आपका सिम कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होता है। पर्सनली मैं खुद भी जियो की सिम कार्ड का इस्तेमाल करता हूं, जिसका रिचार्ज मैं 6 महीने में एक बार करता हूं। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो जियो की सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस सिम कार्ड में बैलेंस भी नहीं करवाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर हम लोग रिचार्ज क्यों करवाएं। सही है, बात आपकी भी सही है, लेकिन हाल ही में TRAI ने एक नया रूल पास किया है रिचार्जेस को लेकर। तो TRAI के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप किसी भी सिम कार्ड में 30 दिन तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो वो सिम कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा पहले वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की सिम कार्ड के साथ होता था, लेकिन अब से जियो के सिम कार्ड के साथ भी होगा। अगर आप लोग जियो के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस अपडेट से कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल अपडेट रेगुलर बेसिस पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।